हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के और आंसू बहा के, ख़ास तौर पे गुंडों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देश के को धोखा देके, वो जिस संविधान की शपथ लेके इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जब वो उसको धोखा दे रहे हैं तो वो प्यार मोहब्बत नहीं समझेंगे। एक अगर वो भी है, क्या नाम, दुआ है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो ये उस सांप को माफ़ करना ज़ेब है जो जिसके पास डंक मारने की ताकत भी हो। अगर मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ, मैं ये कहूँ कि ये मुझे जो बहुत इतना बड़ा गुंडा है, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं इससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देश को और मेरे मोहल्ले को तोड़ो मत, लूट मार ना करो, तो ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर कोई बहुत बहादुर आदमी जिससे वो गुंडा डरता हो, वो उसको प्यार से भी बोलेगा कि भैया तुम गुंडागर्दी ना करो, दुकानें ना लूटो, लोगों को मारपीट ना करो, तब चलेगी। लेकिन अगर कोई कमज़ोर आदमी जो ये कह ही रहा है मैं कमज़ोर हूँ, जिसकी इमेज ये बनाई जा रही है वो कमज़ोर हूँ, वो कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। ये बात समझने की है। आज का दौर वो है कि अब अगर मैं एग्जांपल और भी दूंगा आपको, अभी यूपी का याद दिलाइएगा मुझे, कि रो के लोगों की सिंपैथी हासिल कर सकते हो आप, लेकिन लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा तो सिंपैथी किस काम की है? उस वोट डलवाने के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ये मामला जो है ना उत्तर प्रदेश के रामपुर का है। रामपुर में हुआ क्या, दरअसल वहाँ 70% मुसलमानों की आबादी है और पिछले 42 सालों से वो आज़म खान साहब की सीट थी, एक तरह से उनका किला माना जा रहा था, लेकिन लोकसभा में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और चूँकि वो MLA बन गए। लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में भी उनकी पार्टी को हार हो गई, बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। इस मरतबा उनकी मेंबरशिप रद्द हो गई। अब उपचुनाव में उन्होंने जिसको अपना उम्मीदवार बनाया उनकी भी 34,000 वोटों से हार हो गई। अब ताज्जुब में है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ है, 70% मुसलमान हैं, हिंदू आबादी सिर्फ 28% है, उसमें भी ज़्यादातर वोटर इन्हीं के हैं समाजवादी के, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? अब वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, पुलिस ने महिलाओं पर हमला किया, लाठीचार्ज की, इसलिए लोगों में डर और खौफ का माहौल था, लोग वोटिंग करने नहीं गए। जो बात मैं राहुल जी के लिए भी कह रहा था, कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा था वही तो मैंने सपा के लीडर्स को देखा, खुद आज़म खान साहब को एक वीडियो में देखा, वो तो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, चुनाव आयोग के लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे कि आपकी धांधली जिंदाबाद, ऐसा कुछ भी नारा लगाया था। हाँ, धांधली को मतलब वो, हाँ, मतलब ये तंज कर रहे थे ना, लेकिन ये तंज पब्लिक को क्या, पब्लिक तैयार थी उन्हें वोट देने के लिए। मैं यही कह रहा था ना कि आंसू बहा के किसको इंप्रेस कर रहे हो आप? देश की जनता खुद बीजेपी से बहुत ज़्यादा परेशान है। देश की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, देश की जनता बहादुर भी है, लेकिन उनको एक सही क़यादत, मजबूत क़यादत देने की ज़रूरत है। अगर आज़म खान साहब वहाँ पर मजबूती से, और मुझे बहुत दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात मैं कह रहा हूँ, वो जितने मजबूत आदमी हैं उस मजबूती को छोड़ के अगर वो आंसू बहाने लग जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये आंसुओं का सहारा ले रहे हैं, तो हमारी हिफाजत क्या करेंगे, हमें रास्ता क्या दिखाएंगे? पब्लिक तैयार है। अगर मजबूती के साथ उनकी टीमें बूथ पर रहती तो किसी पुलिस वाले की ये गैर कानूनी काम करने की मजाल और हिम्मत नहीं है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ, और मैं अपनी सर्विसेज पहले भी ऑफ़र कर चुका हूँ, हमारे मौलानाओं को भी, मौलाना साद को भी बहुत पहले सर्विस ऑफ़र की थी मैं आज, और ओवैसी साहब को भी शायद अब मेरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो फार्मूला रामपुर में इख्तियार किया गया है, आज भले ही कुछ लोगों की थ्योरी के हिसाब से ओवैसी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं, एक जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे, अगर इस थ्योरी में जान है या नहीं है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो फार्मूला रामपुर में लगा है वो हैदराबाद में भी लगेगा। वोट देने से रोक दिया जाएगा। 31% वोट होंगे और वो ही वोट डाले जाएंगे जो बीजेपी के वोट होंगे। इस फार्मूले को रोकने के लिए आंसू नहीं चाहिए। मैंने सुना है ओवैसी साहब भी आंसू निकाल रहे थे, कहीं नहीं रो रहे थे, वो दुआ करा रहे थे गुजरात में अपने कैंडिडेट के लिए। मुझे देखा है आपने रोते हुए। सबसे ज्यादा खतरा एक लीडर की शनाख्त तो यही होती है कि आंसू गिराने आप अल्लाह के सामने गिराइए। पब्लिक पैलेस में तो जितनी मजबूती के साथ आप सामने आएंगे उतनी आपकी अहमियत बढ़ेगी। अगर पब्लिक और आवाम के सामने जब आंसू गिरने लगते हैं, एक कमजोरी का एहसास होने लगता है, एक मैसेज जाता है कि आप बेबस हो चुके हैं। मेरे आंसू, मैं तो पब्लिक लाइफ में हूँ बहुत दिन से, किसी ने मेरे आंसू देखे कभी भी? सबसे ज़्यादा जुल्म, ज़्यादती, हमले, अटैक मुझ पे हुए होंगे, ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए। आंसू देखें? हाँ, मेरे आंसू निकलेंगे एक जगह, अल्लाह के सामने। दुनिया नहीं देखेगी वो, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता भी हूँ और उससे गिड़गिड़ा के भीख भी मांगता हूँ।
वहीं निकलेंगे, बाकी किसी की मजाल और औकात नहीं है कि मेरे आंसू निकले। मेरी गर्दन ले सकता है, मेरे आंसू नहीं ले सकता कोई दुनिया में। ये लीडरशिप चाहिए। लेकिन ये जो फार्मूला है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहाँ भी पुलिस का खौफ और दहशत, और अमूमन ऐसा होता है कि जहाँ भी चुनाव होता है अगर पुलिस ने एक मरतबा लाठी चार्ज कर दिया भीड़ को कंट्रोल करने के नाम पर, तो फिर लोग हिम्मत नहीं कर पाते दोबारा वोट डालने। कैसे भी लोग सोचते हैं कि हमको क्या पड़ी, हम क्यों वोट डालने जाए, जीतेगा वो, मज़े वो करेगा, राज वो करेगा, क्यों अपनी जान को खतरे में डाले। तो ये जो फार्मूला है ना अभी रामपुर में अपनाया गया है, लोकसभा में भी यही फार्मूला अपनाया गया था, इसका हल क्या है? बार बार इस पर बात कर रहे हैं कि हैदराबाद को भी इसी तरीके से बीजेपी जीत सकती है। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब का भी याद रखें। में हुआ है आसाम में 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है, कांग्रेस यूडीएफ का अलायंस था, इसके बावजूद सरकार नहीं बन पाई लोगों की, बीजेपी ने सरकार बना ली। 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, 50% से ज़्यादा है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ की बात बता रहा हूँ। तो बदरुद्दीन अजमल साहब भी वो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को देश का बेस्ट सीएम बताते हैं। तो ये फार्मूला जो रामपुर में इख्तियार हो रहा है ये वहाँ भी इख्तियार होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ अब इसका तोड़ क्या है। तोड़ बहुत सिंपल है, कोई बात ही नहीं है इसमें, कोई परेशानी की बात ही नहीं है ना कोई। तोड़ चाहिए लीडरशिप, लीडरशिप चाहिए जो अल्लाह से डरती हो, लीडरशिप चाहिए जो संविधान से प्यार करती हो। संविधान को लीडर क्या होता है? जो लोगों को क़यादत दे सके, ये नहीं कि लोगों के पीछे छुपे, जब भावनाओं में है वेव पे इलेक्शन जीत के और लोगों को इस्तेमाल करे। लोग बहादुर हैं हमारे मुल्क के। अगर लीडरशिप होती सही, किसी पुलिस वाले की मजाल नहीं है जो कानून तोड़ के, ये जो हो रहा है, किसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस बेयरर की या किसी रिटर्निंग ऑफिसर की हिम्मत और मजाल नहीं है कि अगर मजबूती से जो कैंडिडेट लड़ रहा होगा इलेक्शन उसके खिलाफ ये सब धांधली कर सके। मैं पूरी गारंटी के साथ, मैंने बहुत इलेक्शन लड़वाए हैं और मुश्किल जगहों पे जाके लड़वाए हैं। तो जहाँ जहाँ हमने मजबूती से अपना कदम रखा वहाँ आरओ को मजबूरन, वहाँ पुलिस को और एसएसपी को मजबूरन कानून का पालन करना पड़ा। और यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हम क्या कह रहे हैं, यही काम कह रहे हैं ना कि ज़मीन पे। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये मुसलमानों के साथ, आप मेरी पुरानी वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मैं एक बात ये बहुत बार बार कहता रहा हूँ, मुसलमानों के साथ जो अब हो रहा है ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ 70 साल से हो रहा है। उनको वोट नहीं डालने दिए जाते पुलिस के डर से, उनको वोट वहाँ डलवाया जाता है डंडे के और पुलिस के जोर पे जहाँ पुलिस और प्रशासन चाहता है। ये उसी कैटेगरी में, उसी जगह पे मुसलमानों को लाया जा रहा है। लेकिन उनके लिए तो सीटें रिजर्व हो चुकी है, हर स्टेट में उनके लिए अच्छी खासी सीटें रिजर्व होती है, कम से कम उनके नुमाइंदे जीत जाते हैं, किसी भी पार्टी से जीते। इससे बड़ा धोखा कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ना, ये प्लान बी के तौर पे, जब पूना पैक्ट में बाबा साहब को धोखा देके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो थी, वो जो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मतलब अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के 17% वोट हैं तो वो उन्हीं के वोटों से 17% लोग जीत के जाएं। वो फार्मूला था बाबा साहब का, जो कम्युनल अवार्ड था, जो अपनी कम्युनिटी के अपने वोटों से उनके नुमाइंदे जीत के जाएंगे। वो फार्मूला ना मानने के बाद ये रिजर्वेशन का उन्होंने प्लान बी या एक बचाव का रास्ता इख्तियार किया। बचाव का है, लेकिन ये जो 131 हैं, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूँ, 131 हर लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग जाते हैं, लेकिन आज उनकी हालत किसी भी और कम्युनिटी से सबसे बुरी क्यों है? जिनके 131 हर बार अंदर होते हैं, क्योंकि वो गुलाम होते हैं अपनी अपनी पार्टियों के। वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। प्लान इंप्लीमेंट किया गया, एक भी राज्य 131 और हर स्टेट में उनकी संख्या के हिसाब से उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA जाते हैं, पार्लियामेंट में उनके लोकसभा में जाते हैं। एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां वो अपना हक ले पाएँ, नहीं तो हर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का व्यक्ति आज करोड़पति है, उनके पैसे वहां जमा हैं। मतलब वहां भी वही कमी है, जो लीडरशिप है उसका फुकदान है। नहीं, ये जिनको नेता बनाते हैं वो अपनी दुकान चमकाने। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना दिल्ली का अली मेहंदी साहब को। ये उस तरह के गुलाम ढूंढते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज वाले कि ये कौन सबसे बड़ा हमारा चमचा होगा जिसको हम पार्लियामेंट में भेज दें। तो ये वो 131 लोग हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बात, ये बाबा साहब ने कही है, काशीराम साहब ने ये बात कही। महमूद परांजा साहब, एक बात